इस रिज़ल्ट ने पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जीत कर दी है। क्यों? इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद जो भारत के साथ होने जा रहा है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उसका बेटा है, क्या मामला है। और जो उसने जो बांग्लादेश के साथ किया है उसके बावजूद मोदी ने फौरी तौर पे रिजल्ट आते ही मुबारकबाद दी है तारिक रहमान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देखिए स्पैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी तारिक रहमान की जीत के साथ बांग्लादेश की जीत नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी जीत है। तारिक रहमान किस तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पे किस तरह आईसीसी ने जो काम बांग्लादेश के साथ किया बीसीसीआई के दबाव में आके, उसके बावजूद मोदी बांग्लादेश को मुबारकबाद देने पहुंच गया। यहाँ पे मोदी जो है बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है, और मोदी को इस चीज़ का ठीक है फ़ियर है कि आगे बांग्लादेश भारत के साथ कुछ भी कर सकता है, और यहाँ पे बांग्लादेश के जो इरादे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि भारत को लेके बांग्लादेश ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है। अभी आप लोगों के साथ मैं पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट शेयर करूँगी, और यहाँ पे ये कि भारत के साथ अब जो होने वाला है ना, वो शायद भारत ने अपने ख्वाब में भी ना सोचा हो। पहले आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं पाकिस्तान मीडिया इस इलेक्शन के हवाले से क्या बात कर रहा है, तारिक रहमान की जीत के हवाले से पाकिस्तान क्या कह रहा है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि बांग्लादेश का रिज़ल्ट आ चुका है। अब बांग्लादेश का रिज़ल्ट आ चुका है तो इसका पाकिस्तान से क्या लेना देना है, ये एक इंतहाई अहम चीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि इस रिज़ल्ट ने पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जीत कर दी है। क्यों? मैं आपको अभी वो तमाम तर कहानी बताऊंगा जो कि पाकिस्तान 1971 से लेके आज 2026 तक स्ट्रगल कर रहा है, और ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान बांग्लादेश के अंदर एक खुली जंग है। अब इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद जो भारत के साथ होने जा रहा है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इस वक्त भारत के अंदर बहुत से ऐसे महाज हैं जो कि खुलने जा रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ भारत के जो भारत नवाज आईसीसी है, जे शाह, सबको पता है किसका बेटा है, क्या मामला है। और जो उसने जो बांग्लादेश के साथ किया है उसके बावजूद मोदी ने फौरी तौर पे रिजल्ट आते ही मुबारकबाद दी है तारिक रहमान को। तारिक रहमान जो कि खालदा ज़िया के बेटे, और खालदा ज़िया जो कि जनरल ज़ियाउर रहमान की बीवी। अभी जनरल ज़ियाउर रहमान क्या है ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। आपको पता है कि 16 सितंबर 1971 पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता है, और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान 1972 में वहाँ पे इक़्तिदार में आते हैं, और 3 साल के बाद ही पूरी फैमिली समेत वहाँ पे कत्ल कर दिए जाते हैं। 2 बेटियां उनकी बचती हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री थी, जिनमें एक हसीना वाजिद भी थी। अब यहाँ पे एक बात को समझने की ज़रूरत है कि भारत ने, अब चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे मोदी है, चाहे इससे पहले की हुकूमतें थीं, उन्होंने जो शेख मुजीब फैमिली है और हसीना वाजिद है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, और उस इन्वेस्टमेंट का बदला हसीना वाजिद ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा के दिया। अब 1975 में जब कि पूरी फैमिली शेख मुजीबुर रहमान की मारी जाती है तो उसके बाद इक़्तिदार में आते हैं जनरल ज़ियाउर रहमान। अभी जनरल ज़ियाउर रहमान बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान के साथी थे। अब एक तरफ मिलिट्री साइड पे और दूसरी तरफ हम सियासी साइड पे। अब सियासी साइड पे शेख मुजीबुर रहमान जो है वो तमाम तर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, और शेख मुजीबुर रहमान के ये कंट्रोल हासिल करने के बाद जनरल ज़िया ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई। अब उसके बाद किसने किसको मारा ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन 5 लोग जिनको बाद में सज़ा भी हुई थी शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली को मारने के हवाले से, वो सब उनमें से आधे लोग जो हैं वो मिलिट्री के अंदर ही मौजूद थे। अब जब जनरल ज़िया इक़्तिदार में आते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि 1975 से लेकर 1981 तक वो इक़्तिदार में रहते हैं, और ना सिर्फ वो इक़्तिदार में रहते हैं बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी बना देते हैं, और 1981 में वो भी मारे जाते हैं।
अब उनके मारे जाने के बाद उनकी बीवी खालदा ज़िया आती हैं मैदान में, पार्टी को संभालने की कोशिश करती हैं और इसी दरमियान एक लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद हुसैन यानी हुसैन अरशाद जो हैं वो इक़्तिदार में आते हैं और वो 1982 से लेकर 90 तक इक़्तिदार में रहते हैं। 1991 के बाद हम ये देखते हैं कि इलेक्शंस होती हैं। एक दफ़ा खालदा ज़िया आती हैं। खालदा ज़िया बेनज़ीर भुट्टो के बाद पहली वज़ीर आज़म थी मुसलमान जो कि ख़ातून की हैसियत से बांग्लादेश में आती हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि शेख हसीना वाजिद भी कई सालों और दहाइयों की जिला वतनी काटने के बाद, यानी आप ये देख लें कि 1975 से लेकर 1981 तक हसीना वाजिद को भारत ने पनाह दी। अब वो भी आ जाती हैं। उसके बाद फिर वो 1996 का इलेक्शन जीत जाती हैं और वो 2001 तक इक़्तिदार में रहती हैं। 2001 में फिर खालदा ज़िया आ जाती हैं और 2006 में उनकी हुकूमत ख़त्म होती है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2009 से लेके 24 तक यानी 15 साल तक शेख हसीना वाजिद जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर ना सिर्फ इक़्तिदार किया बल्कि जमात इस्लामी के वो लीडरान जिनकी पाकिस्तान के साथ उनसियत थी उनको फांसी दी गई। और यही नहीं किया बल्कि एक तरह से बांग्लादेश को लिजा के भारत की झोली में डाल दिया। जितने सरहदी तनाज़ात थे उनको क्लियर किया गया, जितनी राहदारियाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। बांग्लादेश की साइड पे एक रास्ता गुजरता है जिसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको भारत की चिकन नेक भी कहा जाता है। यहाँ पे कई जगहों पे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान भारत का रास्ता इतना यानी कि सुकड़ जाता है कि तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर की एक पट्टी जो कि चिकन नेक कहलाती है, गर्दन यानी कहलाती है, वहाँ पे अगर आप सप्लाई रोक दें भारत की तो जो उनकी रियासतें हैं 7 जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है जिसके ऊपर चीन अपना हक जताता है, असम है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और इसके साथ मेघालय है। अब यहाँ पे तमाम तर सप्लाई एंड चेन भारत की रुक सकती है। अब ये जो 7 रियासतें हैं यहाँ पे बड़े अरसे से अलहदगी की तंजीमें चल रही हैं और एक तरह से तहरीक चल रही है और वहाँ पे तंजीमें मौजूद हैं। अब इसकी सारी जो कहानी है, इन तमाम तर सेपरेटिस्ट को, यहाँ पे मौजूद जहादियों को हसीना वाजिद की हुकूमत ने भारत के साथ मिलकर बिल्कुल कुचल दिया, ना उनको पनाह दी और हर तरह से मुखबरी करके उनकी कमर तोड़ दी। अभी सारे का सारा जो मामला आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे खालदा ज़िया को पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता था, जबकि हसीना वाजिद को भारत का दोस्त और पाकिस्तान का दुश्मन समझा जाता था। अब जो रिज़ल्ट आया हमारे सामने उसमें खालदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान ने इलेक्शन जीत लिया है और वो अपनी वालदा और बाप की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे। और उन्होंने यही नहीं, अब हमें जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, टोटल 300 सीटें थी जिनमें से 151 सीटें लेना मतलूब थी हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन 297 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए जिनमें से 209 से ज़्यादा सीटें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत ली, यानी कि 2/3 अक्सरियत। अब जब ये अक्सरियत यहाँ पे हम देखते हैं कि खालदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान ने हासिल कर ली तो यहाँ पे सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाती है और मोदी जी जो है वो फौरी तौर पे मुबारकबाद देते हैं। उनको कहते हैं कि जनाब बहुत बहुत आपका मुबारक हो, अमन, तरक्की और खुशहाली के अज़म का आदा करते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम करते हैं। अब हम ये आपको बता दें कि होने क्या जा रहा है। देखें, वहाँ पे चाइना अपना पूरे का पूरा खेल बना के बैठा हुआ है, पाकिस्तान अपना पूरे का पूरा खेल बना के बैठा हुआ है। एक तरफ सिलीगुड़ी कोर जो है वो ख़तरे में चला गया है, यानी कि चिकन नेक। दूसरी तरफ जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे फसाद और दीगर चीज़ें हमारे सामने आएंगी और ये काम ऐसा ऐसा शुरू हो चुका है। ऊपर से हम ये देख रहे हैं कि चीन भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान JF-17 थंडर दे रहा है, चाइना J-10C दे रहा है, जहाज़ पाकिस्तान के चटाकांग जा रहे हैं पहली दफ़ा और एक तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग से लेके हर तरह की चीज़ें हो रही हैं। और ISI इन ढाका के नाम से आप पहले बहुत सी खबरें सुन चुके होंगे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़, प्रोपेगेंडा और दीगर चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब
ये जो हुकूमत आई है इस वक्त, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। एक तरफ श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है, ये तमाम तर ममालिक ऐसा ऐसा भारत के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, और भारत जो कि अपने साइज़ और इकॉनमी की वजह से इन तमाम ममालिक के साथ बदमाशी करने की कोशिश करता है। अब चाइना के साथ पाकिस्तान मिलके एक ऐसा खित्ते के अंदर इत्तेहाद बना रहा है जिसका मकसद भारत को चारों तरफ से घेरना और घेर के उसका बंदोबस्त करना है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, और ये जो इलेक्शन हुआ है और जो इसका रिज़ल्ट आया है, ये पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मुफाद में है, और अगले आने वाले चंद महीनों और सालों के अंदर आपको भारत की चीखें निकलती हुई नज़र आएंगी, और हो सकता है कि भारत टुकड़ों में तकसीम हो जाए। क्योंकि अगर आप 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर जो बगावत की तहरीकें हैं, चाहे वो नागालैंड है, चाहे वो मिज़ोरम के हवाले से है, त्रिपुरा के हवाले से है, और दीगर इलाकों के हवाले से है, जब वो आप जाके पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त सूरत हाल कितनी संगीन है, और मोदी की रात की नींदें हराम हुई हैं, और ये अब इस वक्त भारत की सालमियत का मसला बना हुआ है। अब देखना यह है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर सारी सिचुएशन को किस तरह कैश करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह भारत पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, अफ़गानिस्तान वाली साइड से दहशतगर्दी करवा रहा है, अब मेरे ख्याल से आज़ादी की तहरीकों को सपोर्ट करने का एक बड़ा जवाब पाकिस्तान के पास भी आ चुका है, और मेरे ख्याल से ये तमाशा बहुत जल्द जब शुरू होगा तो पूरी दुनिया देखेगी और भारत की चीखें पूरी दुनिया में सुनाई देंगी। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये रिपोर्ट आप लोगों ने लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। यहाँ पे जी अब भारत के साथ जो होने जा रहा है तारिक रहमान की फतह के बाद, इस जीत को पाकिस्तान की जीत कहा जा रहा है, क्योंकि जो खालिदा ज़िया की पार्टी है उसको पाकिस्तान की दोस्त पार्टी कहा जाता है, और खालिदा ज़िया के टेन्योर में पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस जो हैं वो रखने की कोशिश की गई। लेकिन शेख हसीना जैसी फैशिस्ट रजीम ने बांग्लादेश के अंदर जो है बिल्कुल मोदी की कठपुतली बन के जब काम किया, तो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है उनको फुली ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे तारिक रहमान किस तरह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण शख्सियत प्रूफ होने जा रहे हैं, और यहाँ पे भारत का जो खौफ है वो खौफ बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि यहाँ पे कुछ भारत की जानिब से किया गया, जो कुछ ICC की जानिब से बांग्लादेश के साथ किया गया, इन सब के बावजूद मोदी ने जो है खौफ का शिकार होकर बांग्लादेश को मुबारकबाद दी है और बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस की बात की है। यहाँ से पता चलता है कि इंडिया कितना खौफ का शिकार है। वो भारत जो बांग्लादेश को किसी खाते में नहीं लेता और बांग्लादेश को कहता है कि ये एक फजूल कंट्री है और बांग्लादेशी ये है, बांग्लादेशी आतंक फैलाते हैं, और इस तरह की जो कंट्री बातें करती है, अब वो कंट्री बांग्लादेश के आगे झुकती नज़र आ रही है। और वो भारत को अब ये फील हो रहा है कि तारिक रहमान जैसी शख्सियत उनके साथ बिल्कुल ठीक है सीधी तरह नहीं चलने वाले। यहाँ पे इक्वलिटी की बेस पे ही होगा जो भी होगा। अगर भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजिंग लाता है और बांग्लादेश के साथ एक नरम पॉलिसी के तहत अपने रिश्ते बनाना चाहता है तो वो बेहतर है। लेकिन अगर भारत बांग्लादेश के साथ किसी किस्म का दंगा करेगा, किसी किस्म का फसाद करेगा, बांग्लादेश को किसी किस्म की थ्रेट्स देगा, तो बांग्लादेश भी भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। यहाँ पे जी तारिक रहमान लाइक आगे पाकिस्तान के साथ भी जो डील्स हैं वो साइन कर सकते हैं। डिफेंस डील्स के हवाले से बात हुई है, और साथ ही यहाँ पे जो मोदी हुकूमत है उसके क्या इरादे थे और उसको क्या लग रहा था कि इन इलेक्शंस में क्या होना चाहिए, क्योंकि शेख हसीना को लाके और उसको कंट्रोल करके इंडिया ने फ़ायदा तो बहुत हासिल किया, लेकिन यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोगों के दिल हैं उनसे भारत उधर चुका है। अब मोदी आगे क्या करेगा? वेल, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अहम बातें की हैं। यहाँ पे जी चिकन नेक की भी इन्होंने बात की है कि चिकन नेक जो है वो खतरे में है, और बांग्लादेश आगे ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तरफ जो कदम है
वो बढ़ा चुका है। लेट्स सी आगे भारत का क्या होता है, आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का जो भी कहना है लाज़मी बताएं कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर।